In today's episode, we are going to discuss not one, not two, in total 6 rules जो आपको हेल्प करेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए और ओवरऑल आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए. So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first rule in the list is Rule of 72. Now, Rule of 72 हमें ये बताता है कि अगर आप 72 को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हो तो जो नंबर आपको मिलेगा उतने नंबर ऑफ ईयर्स आपको लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को डबल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए को इक्विटीज में इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कि इस 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स पे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको 12% के रिटर्न CAGR मिलेंगे ओवर नेक्स्ट 5 to 10 years, तो इस 12% के रिटर्न्स को अगर आप 72 से डिवाइड करते हो तो जो नंबर आपको मिलेगा जो हो जाता है 6. तो इसका मतलब यह है कि इस 1 लाख के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आपको 12% के CAGR रिटर्न्स मिलते हैं नेक्स्ट 6 इयर्स में, तो ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स आपका 2 लाख हो जाएगा 6 इयर्स के बाद. द सेकंड रूल इन द लिस्ट इज 100 माइनस योर एज रूल. नाउ ये रूल आपको हेल्प करेगा आपके इक्विटी एलोकेशन के साथ, जहां पे 100 माइनस योर एज रूल आपको ये बताता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको कितना परसेंट एलोकेट करना चाहिए इक्विटीज में, तो एक थंब रूल ये हो जाता है कि 100 माइनस योर एज should be your equity allocation. For example, in my case, my age is 24, तो 100 minus 24 comes to 76, तो 76-75% जितना allocation में equities में ले सकता हूँ. And right now मेरा allocation approximately 75-80% के आसपास ही हो जाता है. तो we can say कि मैं इस rule को follow कर रहा हूँ. But at the end, personal finance is called as personal finance because it is personal. So इस rule को blindly follow करना भी जरूरी नहीं है. The next rule in the list is 50-30-20 rule. और ये rule आपको आपकी spending और savings के साथ help करेगा, जहाँ पे ये rule ये कहता है कि अगर आपकी इनकम एक्स अमाउंट ऑफ मनी है तो इस एक्स अमाउंट में से आपको 50% अलोकेट करना चाहिए आपकी नीड्स पे. नीड्स क्या हो जाती है? रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल और कपड़े, जहां खाना पीना, कपड़ा. और कपड़ा भी ऐसा नहीं कि आपको 10,000 रुपए का कोई अच्छा सा टी शर्ट पसंद आ गया और आपको आपने ले लिया. इट्स लाइक नीड के आपको जो नीड के कुछ जो कपड़े वो आपको हो गए, दैट इज इनफ. जो रिमेनिंग 30% है वो आपको स्पेंड करना चाहिए आपके वॉन्ट्स पे. वॉन्ट्स क्या हो जाता है? अगर आपको कहीं मूवी जाना है तो वो हो जाता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके नेटफ्लिक्स के खर्चे के लिए, आपके गर्लफ्रेंड के पीछे जो खर्चे होते हैं उनके लिए, और ये सारे वॉन्ट्स में आ जाते हैं. और आपको आपकी इनकम में से 30% जितना आपके वॉन्ट्स में अगर आप अलोकेट करते हो देन दैट वुड बी ओके. एंड लास्ट जो रिमेनिंग 20% है उतना आपका जाना चाहिए आपकी सेविंग्स में, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे. एंड यहाँ पे ये भी एक थंब रूल नहीं हो जाता. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पर्सनली 60% जितना अलोकेट करता हूँ मेरी सेविंग्स में. बट पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड is personal finance because it is personal, and that is why this is also not a thumb rule. And आप अपने needs, आप अपने requirements के हिसाब से इस rule को भी modify कर सकते हो. But I would suggest make sure guys कि at least 15-20% आप अपने income में से savings जरूर करो. The next rule in the list is 40% EMI rule. ये rule आपको ये बताता है कि अगर आप कोई परचेस करने जा रहे हो और उस परचेस को आपको EMI में तब्दील करना है तो वो EMI आपके इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी लेनी है और इस गाड़ी की EMI निकल के आ रही है 40,000 के आसपास मंथली, तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है मंथली तो ही आपको ये EMI लेनी चाहिए, बिकॉज 1 लाख का 40% हो जाता है 40,000. एंड अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको ये 40,000 की EMI नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ये शायद से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पे करना. द नेक्स्ट रूल इन द लिस्ट इज 3x इमरजेंसी रूल. नाउ ये रूल रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाता है, जहां पे ये रूल आपको ये बताता है कि आपको आपकी मंथली एक्सपेंसेस के इंटू 3 एटलीस्ट आपके पास बैंक अकाउंट में या फिर लिक्विड एसेट में होने चाहिए जो आपको तुरंत मिल जाए जब आपको जरूरत पड़े. बिकॉज यहाँ पे अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे आपकी इनकम स्टॉप हो जाए तो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम हो फिगर आउट करने के लिए कि आपको आपकी इनकम को फिर से कैसे ट्रैक पे लाना है. नाउ पर्सनली फॉर मी इट इज 6x इमरजेंसी रूल, जहां पे पर्सनली मैं 6 से 7 महीने के एक्सपेंसेस मेरे बैंक अकाउंट में रखता हूँ FD में, जो मेरा इमरजेंसी फंड हो जाता है बेसिकली. एंड इट इज लाइक कि जब अगर मेरी इनकम फ्यूचर में स्टॉप हो गई या फिर जब ये इमरजेंसी फंड को यूज करने की मेरे पास जरूरत पड़े तो एटलीस्ट 6 महीने के पास मेरे पास बफर हो जहां पे मैं फिगर आउट कर सकूं कि मेरी इनकम मुझे कैसे ट्रैक पे लानी है. एंड आई वुड सजेस्ट द सेम फॉर यू एज वेल. आई पर्सनली थिंक सो कि 3 मंथ के एक्सपेंसेस को इमरजेंसी फंड में रखना इज अ बिट लो. सो ट्राई करो कि 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस को आप इमरजेंसी फंड के रूप में रख सको कहीं पे, कोई ऐसी जगह पे जहां पे वो पैसा आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल हो. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, एंड आई पर्सनली फाइंड दिस रूल वेरी हेल्पफुल, विच इज 4% विड्रॉल रूल. जहां पे ये रूल आपको ये फिगर आउट करने में हेल्प करता है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपके पास कितना कॉर्पस होना राइट नाउ होना जरूरी है. जहां पे आपको आपके ईयरली एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई करना है 25 से, और जो फिगर आपको मिलता है वो फिगर आपको राइट नाउ चाहिए रहेगा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने
करने के लिए। नाउ इस फिगर को आपको 50% एलोकेट करना है इक्विटीज में और 50% एलोकेट करना है बॉन्ड्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस निकल के आते हैं 5 लाख रुपीस के आसपास, तो इस 5 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो अमाउंट निकल के आता है 1.25 करोड़। नाउ इस 1.25 करोड़ को अगर आप डिप्लॉय करते हो 50-50 इक्विटीज और बॉन्ड्स में, तो आपको इक्विटीज से अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% के CAGR रिटर्न्स मिलेंगे और बॉन्ड्स से आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 12% के CAGR रिटर्न्स मिलेंगे। एंड नाउ इस 1.25% के कॉर्पस में से अगर आप 4% विड्रॉ करते जाओगे तो इस 1.25% का 4% निकलता है 5 लाख रुपीस, जो आपके ईयरली एक्सपेंसेस है। एंड ऑल्सो इट इज इन्फ्लेशन प्रूफ, जहां पे आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो इक्विटीज एंड बॉन्ड्स में, एंड इसी वजह से आपको एवरेज रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% के मिलेंगे आपके इस 1.25 करोड़ के कॉर्पस से। एंड दैट इज वाई ये आपका पैसा ग्रो होते जाएगा इन्फ्लेशन के साथ, एंड इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स भी आपको मिलते जाएगा। सो ये कुछ रूल्स थे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए और आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। नाउ मैं कुछ अगर रूल मिस आउट कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसी के साथ thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।